हेलो। आज देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। इससे पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला है, गिदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी या बाड़मेर। सेकंड क्वेश्चन है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, तीज या नवरात्र। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर, सीकर, जयपुर, प्रतापगढ़। लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? ऑप्शन है शेखावटी ख्याल, कुछामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ऑप्शन है दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्वांग का संबंध किस चीज़ से है? देन तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी की प्रति किसने भेंट की थी? हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तेरताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयुक्त होता है? और अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भोवाई नृत्य के प्रमुख कलाकारों के नाम क्या क्या है? कौन कौन कलाकार हुए हैं? तो इस तरीके से कोई जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इसी तरह से बनाए भी जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लोक नृत्य और लोक नाट्य। सो सबसे पहले बात करते हैं लोक नृत्य की। राजस्थान की विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंगस्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान भी कहा जाता है। सरल हृदय ग्रामीणों के द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ में अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहा जाता है और इसे ही लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल, लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन के द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले और लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्वी भाग। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? तो देवीलाल जी सामर हैं। और कहाँ स्थित है ये? तो उदयपुर में स्थित है लोक कला मंडल। ठीक है। देन इन्होंने जो है वो लोक नृत्यों का क्लासिफिकेशन किया है और इन्हें भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य और पूर्वी मैदानी भाग के लोक नृत्य। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं और इनका वर्णन जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं लोक नृत्यों की कि वो कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो राजस्थान के संदर्भ में जो है वो विशेष परिप्रेक्ष्य में जो है इनको ख्याति प्राप्त है। सबसे पहला आता है गैर नृत्य। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। ये होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो ओनली फॉर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गैर या गैर करने वाले गैरिये कहा जाता है। तो ये जो लोक नृत्य करते हैं उनको या तो गैर कहा जाता है या गैर करने वाले गैरिये कहा जाता है। और मेवाड़ और बाड़मेर के गैर नृत्य की मूल रचना जो है वो लगभग समान देखने को मिलती है, किंतु इसमें जो चाल और मंडल बनाने की जो क्रिया होती है उसमें अंतर देखने को मिलता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर बात करें गैर नृत्य में तो वो है बांकिया और थाली। अब बात करते हैं गिदड़ नृत्य की। शेखावटी क्षेत्र में ये किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिदड़ नृत्य जो है वो होली के दिनों में किया जाता है और 1 सप्ताह तक जो है वो चलता है। और इसमें नगाड़े की चोट पर पुरुष जो है वो अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकरा कर जो है वो ये नृत्य करते हैं और विशुद्ध रूप से
विशुद्ध रूप से इसमें पुरुषों का नृत्य इसे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ये पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले जो वाद्य यंत्रों की अगर बात करें तो उसमें ढोल, डफ और चंग आते हैं। इसमें होली से संबंधित गीत भी गाए जाते हैं। कुछ पुरुष जो होते हैं इसमें महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, और जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भी किए जाते हैं, जैसे साधु हो गया, शिकारी हो गया। इस तरीके से जो है अलग अलग जो है वेश बदल के जो है वो स्वांग रचे जाते हैं। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर, इस तरीके से। अब बात करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य की। कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी शेखावटी और कुचामन, परबतसर, डिडवाना आदि क्षेत्रों में प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत आता है और यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। सो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है वो कौन से अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है और इसमें ढोल और थाली बजाई जाती है। इसके अलावा नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ और कपड़े से बनी जो घोड़ी होती हैं उस पर सवार होकर नृत्य करता है। अब बात करते हैं चंग नृत्य की। चंग नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इस नृत्य में केवल पुरुष जो है वो चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। केवल और केवल जो है वो प्रत्येक पुरुष जो होते हैं वो चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। देन डांडिया नृत्य, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद में किया जाता है, ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली ये किया जाता है मारवाड़ में। 20-25 पुरुष जो होते हैं उनकी एक टोली होती है जो दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती हैं और मैदान में चौक के बीच में सहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। इसमें पुरुष लोक ख्याल, होली गीत लय में गाते हैं और इन गीतों में प्राय बडली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है। इसके अलावा राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न जो प्रकार की जो वेशभूषाएँ हैं वो भी इसमें पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। अग्नि नृत्य, यह जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतरियासर गांव में हुआ था। सो उद्गम की अगर बात करें अग्नि नृत्य का तो वो कतरियासर गांव से हुआ है, बीकानेर से। और कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है तो वो जसनाती संप्रदाय है। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग होते हैं। तो नर्तक कौन होते हैं तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं और जाट सिद्ध कबीले से होते हैं। इस नृत्य में केवल और केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर जो होते हैं इसमें उन्हें धूना कहा जाता है और नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूने में प्रवेश कर जाते हैं। तो फतेह फतेह का जो है वो संबोधन कौन से नृत्य से है तो वो अग्नि नृत्य से है। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना और हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं और आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गुडला नृत्य की। गुडला नृत्य यह जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें केवल महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को गुडला कहा जाता है, ठीक है। देन ढोल नृत्य। ढोल नृत्य यह जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह विवाह के अवसर पर जो है वो माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ये इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान जो है वो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलवाई थी। सो ये याद रखने वाली बात है कि व्यावसायिक जो नर्तक है या व्यावसायिक जो नृत्य हैं इनको जो है वो पहचान किसने दिलवाई है या किन्होंने इनको प्रसिद्धि दिलवाने का कार्य किया है तो
मुख्यमंत्री जो हुए हैं हमारे भूतपूर्व, वो जय नारायण व्यास के द्वारा दिलवाई गई है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल जो है वो बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया जो होता है इसे थाकना शैली में बजाता है। थाकना शैली में ढोल वाद्य यंत्र जो बजाया जाता है वो कौन से लोक नृत्य से संबंधित है, तो वो ढोल नृत्य से संबंधित है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर और कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं बम नृत्य। बम नृत्य यह भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। फागुन और नई फसल के आने की खुशी से संबंधित ये बम नृत्य है जो कि भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं, तो बम इसमें किसे कहा जाता है, तो ये नगाड़े को रिप्रेजेंट करता है और उसको खड़े होकर दोनों हाथों से जो है मोटे डंडों से लेकर बजाया जाता है और नगाड़े के साथ में थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र भी ये बजाए जाते हैं। अब बात करते हैं घूमर की। तो घूमर नृत्य की अगर बात करें तो राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों और पर्वों पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो ये राज्य नृत्य भी है हमारे राजस्थान का और महिलाओं के द्वारा बेसिकली ये किया जाता है। कई सारे मांगलिक अवसरों पर और विशिष्ट पर्वों पर जो है इस नृत्य का जो है वो नृत्य को जो है वो किया जाता है। देन लहंगे के घेर को जो वृत्ताकार रूप में फैलता है उसे घुम कहते हैं। ठीक है, इसमें ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। अब बात करते हैं गरबा नृत्य। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इस नृत्य का काफ़ी अधिक प्रचलन माना जाता है और नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। गरबा 3 रूपों में बेसिकली किया जाता है। प्रथम रूप जो है वो शक्ति की आराधना का होता है जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रख कर गोलाकार घूमती है। तो ये एक तरीके से गुडला नृत्य और इसमें सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। देन दूसरा जो रूप है उसमें रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का प्रणय चित्रण जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी गरबा नृत्य का एक जो है वो फॉर्म है। और तीसरा जो फॉर्म है गरबा नृत्य का जिसके अंदर लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले जो प्रसंग होते हैं, ये था जैसे पणिहारी हो गया, नववधू की भावुकता होगी और गृह कार्य में लीन जो स्त्रियाँ होगी उनका चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं वालर नृत्य की। स्त्री पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र में ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। वालर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो ग्रासिया जनजाति से हैं। कौन से क्षेत्र से हैं, सिरोही क्षेत्र से हैं और स्त्री और पुरुष इन दोनों के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि इसमें ये एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें कोई भी वाद्य यंत्र जो है वो प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है और 2 अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती हैं। 2 अर्ध नृत्य बनाए जाते हैं जिसमें एक जो अर्धवृत्त जो होता है वो महिलाओं का होता है जो कि अंदर की ओर होता है और बाहर की ओर जो अर्धवृत्त बनाया जाता है वो पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर जो है वो करता है। देन भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की अगर बात करें तो राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई नृत्य जो है वो अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार और लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय माना जाता है। राजस्थान का बहुत ही फेमस जो है वो व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत भवाई नृत्य आता है और इसमें तेज लय में विभिन्न रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना और 7-8 मटके सिर पर रख कर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से
उठाना, गिलास और थाली के किनारों और तेज तलवार और कांच के टुकड़ों पर यह नृत्य जो है वो किया जाता है। तो आप सब ने इसको ज़रूर कहीं ना कहीं जो है वो देखा होगा, या तो लाइव देखा होगा या टीवी कंसर्ट्स वगैरह में देखा ज़रूर होगा। और उदयपुर क्षेत्र में जो है देखा जाए तो बेसिकली ये क्षेत्र की अगर बात करें कहाँ से फेमस हुआ था, तो उदयपुर क्षेत्र में ये बेसिकली किया जाता है। और कौन कौन सी जनजातियाँ इसमें शामिल है, तो संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच जो है उनके रूप में ये बेसिकली ये इसके फॉर्म है। उदयपुर क्षेत्र में जो है वो ये बवाई नृत्य के ही फॉर्म है। संक्रिया जो है वो फॉर्म हो गई, एक सूरदास हो गई, एक बोटी हो गई, ढोकरी हो गई और बीकाजी हो गई और ढोला मारू नाच हो गई। तो इनके प्रमुख अगर कलाकारों की अगर बात करें तो कलाकारों के नाम जो है वो बवाई नृत्य के आप याद रख सकते हैं। रूप सिंह जी शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये प्रमुख कलाकार आते हैं बवाई नृत्य के। देन बात करते हैं तेरह ताली नृत्य की। तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती हैं। तो कौन सी जाति से संबंधित है, तो या संप्रदाय से संबंधित है, तो कामड़ जाति से संबंधित हैं। और कौन से लोक देवता से संबंधित है, तो बाबा रामदेव जी से। कामड़ स्त्रियाँ इसमें जो है वो मेले और उत्सवों में तेरह ताली नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। इसमें पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। तो इससे संबंधित जो लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं तेरह ताली से संबंधित, तो मंजीरा, तानपुरा और चौतारा हो जाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से बेसिकली बजाया जाता है। तो इसमें 13 जो है वो मंजीरे शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों पर जो है वो बांधे जाते हैं। और 9 मंजीरे जो है इसमें दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों और ऊपर कोहनी पर, और एक एक जो है वो दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले जो मंजीरे हैं वो अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और प्रमुख कलाकारों की अगर बात करें इसमें, तो मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरह ताली के प्रमुख कलाकार के रूप में जो है वो फेमस है। ठीक है। देन एक फैक्ट्स देखते हैं कि कालबेलिया नृत्य जो है उसको 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त विरासत सूची में जो है वो शामिल किया गया था। और इस नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो है गुलाबो, जिन्होंने देश विदेश में जो है वो कालबेलिया नृत्य को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रचलित किया था, फेमस किया था, पहचान दिलाई थी। सो ये आप याद रख सकते हैं कि कालबेलिया जो नृत्य हैं इनको यूनेस्को के द्वारा कब अमूर्त विरासत के रूप में जो है वो सूची में शामिल किया गया। तो 2010 में इसको शामिल किया गया था। और प्रमुख जो इसमें कलाकार हैं वो गुलाबो हैं, जिन्होंने इसको देश विदेश में ख्याति प्राप्त करवाई थी। प्रमुख नृत्यांगना है ये। देन अन्य नृत्यों की अगर बात करें तो उसमें नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घुमरा आदि नृत्य हैं जो कि भीलों के नृत्य माने जाते हैं। सो भीलों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं, तो ये याद रख सकते हैं, नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घुमरा। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल ये गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा इंडोणी, पनिहारी, बागड़िया, संक्रिया, चक्री ये कालबेलिया के प्रमुख लोक नृत्य हैं, कालबेलिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले। और चरी, झूम ये गुर्जरों के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं, चरी और झूमर। और तथा मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसके अलावा चक्री, धाकड़ कंजरों के तथा शिकार नृत्य जो है वो चक्री और धाकड़ जो है ये कंजर जनजाति के द्वारा किए जाने वाले जो है वो लोक नृत्य हैं। और शिकार जो लोक नृत्य है ये सहरिया जनजाति जो है उनके द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसके अलावा मावलिया जो है वो कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है। तो ये इम्पोर्टेंट, पूरा पैराग्राफ ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी जनजाति के द्वारा कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। सो एक बार इसको वापस से देख लेते हैं कि भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घुमरा है। और ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल है। इसके अलावा इंडोणी, पनिहारी, बागड़िया, संक्रिया और चक्री ये कालबेलिया
जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। और गुर्जर के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्यों की बात करें तो उसमें छरी और झूमर आते हैं। और बंजारों के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो है मछली। इसके अलावा कंजर जनजाति द्वारा किए जाने वाले जो लोक नृत्य है वो है चक्री और धाकड़। और शिकार जो नृत्य किया जाता है यह मोर स्पेसिफिकली सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, जो कि बारां प्रदेश में मेजरली देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा एक और जनजाति है कथोड़ी जनजाति, जिनके द्वारा मावलिया लोक नृत्य किया जाता है। अब हम बात करते हैं लोक नाट्यों की। लोक नाट्यों की अगर बात करें तो लोक नाट्य की परंपरा बहुत ही पुरानी मानी जाती है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद और गीत लोकमानस में प्रचलित और उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। और वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक और लोक कथाओं के साथ साथ राजनीति, शासन व्यवस्था और अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। और अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भील, मीणा, बंजारे और सहरिया और गरासिया जनजाति के द्वारा रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है लोक नाट्यों के द्वारा। तो कौन कौन से जनजातियां हैं जो कि लोक नाट्य के लिए जो है वो प्रचलित हैं? तो भील, मीणा, बंजारे, सहरिया और गरासिया। इनका प्राकृतिक परिवेश जो होता है तथा देवी देवताओं में आस्था, जीवंत नृत्यों और नाट्यों और रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण होता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य जो है उसमें भी सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट, भांड नामक जो पेशेवर जातियां हैं वो लोग बेसिकली ये लोक नाट्य में जो है वो देखने को मिलते हैं। और इनके वार्तालाप व्यंग्य जो है वो व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। इनके जो भी वार्तालाप होते हैं इस लोक नाट्य के तहत उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यंग्य विनोद की जो है वो प्रधानता देखने को मिलती है। अलवर भरतपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का मिला जुला जो है वो रूप दिखाई देता है। और धौलपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की जो है वो संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। अलग अलग राज्यों की लोक संस्कृति का प्रभाव अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो लोक नाट्य हैं उसमें देखने को मिलता है, जबकि ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव धौलपुर और सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। अब राजस्थान में कौन कौन से लोक नाट्य है तो उनकी हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं ख्याल के बारे में। ख्याल जो है वो लोक नाट्य के अंतर्गत श्रेणी में आता है और 18वीं सदी की शुरुआत में जो है वो राजस्थान के लोक नाट्यों में इसको शामिल किया गया था। ये जो ख्याल है, इन ख्यालों की विषय वस्तु जो अगर देखी जाए तो वो या तो पौराणिक होती है या वीराख्यान से संबंधित होती हैं। और इनमें ऐतिहासिक तत्व भी जो है वो होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए हैं और इसमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत जो है वो भिन्नता देखने को मिलती है। इन ख्यालों में ये जो ख्याल होते हैं इन ख्यालों में कुछ विशेष कौन कौन से हैं ख्याल तो उसकी बात करें तो उसमें फर्स्ट आता है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तन है वो प्रसिद्ध लोक नाट्य कलाकार जो हुए हैं लच्छीराम जी, उनके द्वारा इनका प्रवर्तन किया गया था कुचामनी ख्याल का। ख्याल परंपरा में उन्होंने जो है वो अपनी शैली का समावेश किया और लच्छीराम द्वारा रचित जो ख्याल की अगर बात करें तो उसमें चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल और मीरा मंगल जो है वो प्रमुख माने जाते हैं। चांद, नीलगिरी, राव, रीडमल और मीरा मंगल का संबंध कौन से ख्याल से है या किस लोक नाट्य से है तो हम ख्याल से कह सकते हैं या कुचामनी ख्याल से कह सकते हैं। और इनके रचनाकार कौन हुए हैं तो वो लच्छीराम जी हैं। इसके अलावा उगमराज जी भी इनके प्रमुख कलाकार हुए हैं, प्रमुख खिलाड़ी हुए हैं। और इस शैली की जो है वो विशेषता की अगर बात करें कुचामनी ख्याल की तो इसमें इसका रूप जो है वो ओपेरा जैसा होता है। जैसे वेस्टर्न साइड में जो ओपेरा गाया जाता है उसी की तरह का ये ऊंची जो है वो राग में गाया जाने वाला एक ख्याल है। और इसमें लोक गीतों की जो है वो प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरा इसका प्रदर्शन खुले मंच पर जो है वो किया जाता है।
देन इसमें स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों के द्वारा किया जाता है। सो ये सारी विशेषताएं इसकी कुछ अमनी ख्याल की मानी जाती हैं। और इसमें स्टेटमेंट बना के भी पूछा जा सकता है कि स्त्री चरित्रों का अभिनय जो है वो पुरुष पात्रों के द्वारा कौन सी ख्याल के द्वारा किया जाता है या कौन, तो उसमें कुछ अमनी ख्याल आ जाएगा। इसी तरीके से इस ख्याल में संगीत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक और ढोलक और सारंगी वादक मुख्य इसमें सहयोगी होते हैं। और इन ख्यालों की जो भाषा होती है वो सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य पर यह आधारित विषय इसमें चुने जाते हैं। सो ये विशेषताएं आप याद रख सकते हैं। देन हम बात करते हैं शेखावटी ख्याल की। शेखावटी ख्याल चिड़ावा निवासी नानूराम जी जो है वो इस शैली के मुख्य खिलाड़ी माने जाते हैं। सो नानूराम जी का संबंध कौन सी ख्याल से है, तो वो शेखावटी ख्याल से है। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये, तो चिड़ावा के निवासी है ये। इनके स्वर रचित ख्यालों में तो नानूराम जी द्वारा स्वर रचित ख्याल कौन कौन सी है, तो इसमें हीर और रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आलादेव, ये प्रमुख ख्याल है जो कि नानूराम जी के द्वारा रचित है। और इस लोक नाट्य शैली की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें प्रभावी पद संचालन देखने को मिलता है। इसके अलावा संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन किया जाता है। इसके अलावा वाद्य में अगर बात करें तो प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नक्कारा और ढोलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख जो है वो विशेषता हैं शेखावटी ख्याल की, जिन्हें आप याद कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो वाद्य यंत्र के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन से लोकनाट्य से संबंधित है या कौन से ख्याल से संबंधित है, इस तरीके से तो हो सकता है। इसके अलावा भी जो है वो कुछ विशेषताओं को लेके प्रश्न बनाए जा सकते हैं इन फ्यूचर। अब बात करते हैं शेखावटी इलाके में नानूराम जी के जो शिष्य हुए हैं वो दुलिया राणा के जो ख्याल है वो काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। सो नानूराम जी के द्वारा रचित जो ख्याल हैं और उन्हीं के शिष्य दुलिया राणा के द्वारा जो ख्याल है रचित वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते हैं राजस्थान में। और गीतमय संवाद उनके ख्यालों की साहित्यिक और रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। इसके अलावा दुलिया राणा के परिवार के लोग ही इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो जहाँ पर भी एक ख्याल का प्रदर्शन होता है तो उस पर जो व्यय आता है वो इन्हीं के परिवार के द्वारा जो है वो व्यय वहन किया जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है वो लोग जो कलाकार हैं उन्होंने अपने जीवन को जो है वो पर्टिकुलर एक ख्याल के ही उनकी धरोहर के रूप में वो संजो रहे हैं और अपना जीवन समर्पित कर दिया है। अब बात करते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की बात करें तो यह गुणी जनखाना कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। तो कौन सा जनखाना जो है वो जो है संबंधित है जयपुरी ख्याल से, तो वो जूनी जनखाना है और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये। और इसके अलावा इस ख्याल की मुख्य निजी विशेषताओं की अगर बात करें जयपुरी ख्याल की, तो इसे अन्य ख्यालों से जो है वो किस तरीके से भिन्न बनाती है, तो उसमें देखा जाता है कि स्त्री पात्रों की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। तो पहले हमने देखा था कि कई जगह स्त्री जो पात्र होते हैं वहाँ पर पुरुषों के द्वारा ही स्त्रियों के जो है वो वस्त्र पहन के या जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। जबकि जयपुरी ख्याल की यह विशेषता है कि यहाँ पर स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन जो है वो स्त्रियों के द्वारा भी किया जाता है। और इस ख्याल में नए प्रयोगों की अत्यधिक संभावनाएं देखने को मिलती है। सो नए प्रयोग कौन से ख्याल की विशेषता हैं, तो वो जयपुरी ख्याल की विशेषता है। इसके अलावा इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गान और अभिनय का सुंदर समावेश इसमें देखने को मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय अगर ख्यालों की अगर बात करें जयपुरी ख्याल के अंतर्गत जो कौन कौन सी इस शैली के अंतर्गत आती है लोक ख्याल, तो उसमें जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन आदि ये प्रमुख जयपुरी ख्याल के अंतर्गत आने वाले जो है वो ख्याल हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख चारों विशेषताएं होगी जो आपको याद रखनी है। देन अब बात करते हैं हेला ख्याल की। हेला ख्याल की बात करें तो यह दौसा में ही एक जगह पड़ती है लालसोट, और सवाई माधोपुर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है हेला ख्याल। सो हेला ख्याल जो है इसके प्रमुख प्रेरक जो है वो शायर हेला को माना जाता है।
तो हेला ख्याल के प्रमुख जो प्रेरक कौन हुए हैं, शायर हेला। ये विशिष्ट पर्सनालिटी हुए थे। और बम जो हमने देखा था लोक नृत्य के रूप में, तो जिसमें जिन्हें बड़ा नगाड़ा जिसे रिप्रेजेंट किया जाता था, तो बम के प्रयोग के साथ में इस ख्याल का प्रारंभ जो है वो होता है, और साथ में नौबत भी इसमें बजाया जाता है। तो हेला ख्याल का जो संबंध है वो नगाड़ा बम से भी है, और नौबत एक वाद्य यंत्र है, उसके साथ में जो है ये प्रारंभ किया जाता है। और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो इसमें हेला दिया जाता है। हेला देने का मतलब है कि एक लंबी टेर के साथ जब हम किसी को पुकारते हैं तो उसे कहा जाता है हेला। तो हेला देना जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता है हेला ख्याल की। ठीक है, लंबी टेर के साथ में आवाज़ देना हेला कहलाता है। अब बात करते हैं कन्हैया ख्याल की। कन्हैया ख्याल जो है ये करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। और इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य जो कथा है इसमें वो है कहन, तथा मुख्य पात्र जो होता है उसे मेडिया कहा जाता है। सो कहन और या मीडिया का संबंध कौन से ख्याल से है, तो कन्हैया ख्याल से है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो मुख्य कथा होती है उसे तो कहन कहा जाता है, और मुख्य जो पात्र होता है उसे मीडिया कहा जाता है। देन तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक जो संत पीर हुए थे, उन्होंने 400 वर्ष पूर्व तुर्रा कलंगी की रचना की थी। सो किनके द्वारा रचित हैं ये, शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने जो है वो इनकी रचना की थी, तुर्रा कलंगी की। और लगभग 400 वर्ष पूर्व इसकी रचना की गई थी। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो मेवाड़ से संबंधित है। और तो इसके नाम से ही इसको जो है वो तुर्रा कलंगी ख्याल कहा जाता है। और इसमें तुर्रा जो होता है वो शिव को कहा जाता है, और कलंगी जो है वो पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, सो तुकनगीर जो हुए थे संत, उन्होंने तुर्रा के, और शाह अली जो हुए हैं उन्होंने कलंगी के पक्षकार थे वो। ठीक है, तो शिव और पार्वती जी के जो है वो तुर्रा और कलंगी से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। और दोनों जो है वो अलग अलग पक्ष का जो भी व्यूज़ होते हैं वो इनके जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं इसमें। देन इनके शिव शक्ति संबंधी जो विचार होते हैं उन विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम जो है वो काव्यमय रचनाएं होती हैं। तो बेसिकली शिव और शक्ति से रिलेटेड जो विचार थे, उनकी जो अवधारणाएं थी, उनको जो है वो लोक जनमानस तक जो है वो पहुंचाने का कार्य जो है वो इस ख्याल के द्वारा किया जा रहा था, इन कलाकारों के द्वारा किया जा रहा था। बेसिकली इसे दंगल के नाम से भी जाना जाता है। सो दंगल का संबंध कौन से ख्याल से है, तुर्रा कलंगी ख्याल से हैं। और ये काव्यमय रचनाएं होती हैं इसके अंदर जो शिव और शक्ति को जो है वो से संबंधित होती हैं। और इनके जो संवाद होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है, और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम जो था वो तुर्रा कलंगी का ख्याल था। तो सबसे पहले जो ख्याल जो खेला गया था वो तुर्रा कलंगी का ख्याल था। और इसकी प्रकृति जो है ये गैर व्यावसायिक है, तो ये व्यावसायिक के अंतर्गत नहीं आता है, यह गैर व्यावसायिक है। और बेसिकली इसमें हमने देखा कि क्योंकि ये लोक जनमानस तक जो है वो शिव और शक्ति के जो विचार थे वो पहुँचाने का माध्यम था, तो इसको जो है वो लोक संस्कृति का हम इसको मानक मानते हैं। सो इसमें 20 फीट ऊंचा रंगमंच जो है वो बनाया जाता है, और राजस्थानी शैली में भरपूर इसकी सजावट की जाती है। लोक नाट्य जो होता है उसमें दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं कि ये जो लोक नाट्य है इसमें दर्शक भी जो है वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें चंग जो है वो बजाया जाता है। तो कौन सा जो है वो वाद्य यंत्र इसमें फेमस है, तो चंग वाद्य यंत्र। इसके अलावा इस ख्याल के प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें तो घोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा और नीमच, मध्य प्रदेश में जो जगह पड़ती हैं नीमच, तो वो इनके तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख केंद्रों के रूप में जाने जाते हैं। और इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन कौन हुए हैं, तो
इसमें जयदयाल जी सोनी हुए हैं और इसके अलावा चितराम जी हुए हैं, हमीद बेग हुए हैं, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह जी जो है वो इनके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। तो तुराकलंगी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार याद रख सकते हैं, जयदयाल सोनी, चितराम जी, हमीद बेग, ताराचंद और ओकार सिंह ठाकुर। देन अब बात करते हैं गौरी ख्याल की, गौरी लोक नाट्य की। गौरी लोक नाट्य जो है ये इसमें वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी मानी जाती है। सो इसमें मोस्ट फेमस जो गौरी लोक नाट्य है वो मेवाड़ के भीलों के द्वारा किया जाता है और काफ़ी विशिष्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो है वो वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति सब का समागम देखने को मिलता है। इसमें पौराणिक कथाएं और लोक गाथाएं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित जो है वो नृत्य नाटिकाएं जो है वो होती हैं। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है बेसिकली, और जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्वा कृष्णम एकम को खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। सो खेड़ा देवी से जो है वो भोपो के द्वारा जो है वो गौरी मंचन की आज्ञा ली जाती हैं। सबसे पहले रक्षाबंधन के दिन जब भी ये होता है इसका गायन, इसका जब भी आयोजन होता है तो, और इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। तो पहले जो है वो देवी से जो है वो इसकी आज्ञा ली जाती हैं, उसके बाद में उनके जो भी पात्र होते हैं उनके वस्त्र बनाए जाते हैं, और वो इनके जो भी पात्र होते हैं गौरी लोकनाट्य के, उन पात्रों के द्वारा मंदिरों में धोक लगाई जाती हैं और धोक देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरव को जो है वो स्मरण करते हैं वो लोग। सो कौन सा जो है वो लोक नाट्य है जिसमें इस तरीके से जो है वो देखा जाता है कि लोक नाटक परफॉर्म करने से पहले जो है वो 9 लाख देवी देवता और 64 योगिनी और 52 भैरव को स्मरण किया जाता है, तो ये गौरी लोक नाट्य है। देन गौरी नाट्य जो है लोक नाट्य वो 1.25 महीने तक जो है वो खेली जाती हैं, और इस अवधि में जो है तो जब ये 1.25 महीने तक जो गौरी लोक नाट्य के जो आयोजन होता है तो इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का जो है वो निषेध होता है। तो कौन सा लोक नाट्य ऐसा है जिसकी अवधि में जब वो लोक नाट्य होता है तो उसमें जो भी परफॉर्मर होते हैं, जो भी लोक कलाकार होते हैं उनके, तो वो कम्प्लीटली जो है वो शराब, मांस और उसके अलावा हरी सब्जी भी जो है वो निषेध उनके लिए मानी जाती है। तो उसका संबंध किस लोक नाट्य से है, तो वो गौरी लोक नाट्य है, और जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह इसका खर्च वहन करता है। यह परंपरा रही है। देन गौरी का जो मुख्य पात्र होता है उसे मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है, ठीक है। तो मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है, और राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। तो राया का संबंध किससे है? गौरी लोकनाट्य से है। इसके अलावा बुढ़िया भस्मासुर जो है इनका कौन मुख्य पात्र जो होता है वो किस लोक नाट्य का जो मुख्य पात्र हैं तो वो गौरी से हैं। और इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि झामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। सो एक और पात्र है जिसे झामटिया कहा जाता है। तो पात्रों का नाम जो है वो लोक नाट्य से रिलेट करते हुए जो है वो याद रखा जा सकता है। देन इसके अलावा एक और है खड़खड़िया, उसे दोहराते हुए जो है वो जोकर का काम करता है। और बुढ़िया खड़खटिए के संवाद में जो है वो पूरक बनता है, और अन्य पात्र इसमें एक खेला कहलाते हैं। सो ये कौन कौन से पात्र हैं इसमें यहाँ नाम दिए हुए हैं। एक जो है वो बुढ़िया है, एक जो कि भस्मासुर का जप करता है, राया जो स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक मानी जाती हैं, झामटिया जो लोक भाषा में कविता का पाठ करता है, खड़किया जो उसे दोहराता है और जोकर का काम करता है, और बुढ़िया जो होता है वो खड़ी के संवाद में ही पूरक जो है वो बनता है ऐसे। और बाकी के जो कलाकार होते हैं उन्हें खेला कहा जाता है। सो झामटिया, बुढ़िया, खड़किया, खेला या राया, ये जो है निम्नलिखित पात्र
जो है वो कौन से लोक नाट्य से संबंधित है, तो वो गौरी लोक नाट्य से संबंधित है। देन गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। ये भी एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें केवल और केवल पुरुष पात्रों के द्वारा जो है ये इसका मंचन किया जाता है। और इसमें गणपति, भमरिया, ब्यावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाडलिया, भूत, लाखा बंजारा और नटड़ी और माता और शेर के खेल इसमें होते हैं। तो कौन कौन से खेल होते हैं, तो ये प्रचलित इसमें होने वाले खेल है। देन बात करते हैं रम्मत लोक नाट्य की। रम्मत लोक नाट्य की बात करें तो ये होली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नाट्य है और इस पर जितने प्रकार के लोकानुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उसमें रम्मत का जो है वो एक विशिष्ट स्थान है। होली के अवसर पर किए जाने वाले जो भी प्रचलित लोक नाट्य होते हैं उनमें रम्मत जो है यह जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित किया जाता है। और इसमें राजस्थान के सुविख्यात जो लोक नायकों की अगर बात करें तो और या महापुरुषों की बात करें कि कौन उन पर जो रचित काव्य रचनाएं जो हैं उनका रंगमंच के ऊपर जो है वो इसका मंचन किया जाता है। और मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेरी आदि जो है वो रम्मतों के प्रमुख इन रम्मतों के प्रमुख जो है वो रचयिता माने जाते हैं। सो रम्मत जो लोक नाट्य हैं इनके प्रमुख कलाकारों की अगर बात की जाती है या रचयिता कौन है रम्मत के रचयिता की अगर बात करें तो उसमें प्रमुख आते हैं मनीराम जी व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज और सुआ महाराज और तेज कवि जैसलमेरी जो है ये इनके प्रमुख रचनाकार हुए हैं। ठीक है। और ये रम्मत जो होते हैं वो लोक नायक जो होते हैं और महापुरुष जो होते हैं उन पर ये बेसिकली रचित काव्य रचनाएं होती हैं जिनको रंगमंच पर जो है वो मंचित किया जाता है। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जो है वो चालू किया है। सो श्री कृष्ण कंपनी जो है वो किससे संबंधित हैं, तो बेसिकली ये एक अखाड़ा है और रम्मत का अखाड़ा है बेसिकली, और जो कि तेज कवि जैसलमेरी द्वारा शुरू किया गया था। और 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की थी और महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट की थी। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी को कौन सी रम्मत जो है वो भेंट की गई थी, तो वो है स्वतंत्र बावनी जो कि एक रम्मत की फॉर्म है। और बेसिकली इसकी रचना किसने की थी, तो तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा इनकी रचना की गई थी। और इन्होंने कब भेंट की थी, तो 1943 में महात्मा गांधी को भेंट की थी। और इनके द्वारा रम्मत का अखाड़ा जो बनाया गया था, किस नाम से बनाया गया था, तो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से इन्होंने रम्मत का अखाड़ा का निर्माण किया था। देन हम बात करते हैं रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता की अगर बात करें तो प्रमुख विशेषता क्या होती है रम्मत की, तो पहली तो ये होती है कि उसकी साहित्यिकता जो होती है उसमें एक तरीके से साहित्य का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है, साहित्य का समावेश देखने को मिलता है। और इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी जो है वो सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए हैं। तो जिस तरीके से आजकल जो है वो चारों तरफ हमको व्यावसायिकता देखने को मिलती है, बावजूद इसके जो है वो रम्मत एक ऐसी ख्याल है, ऐसा लोक नाट्य है जिसमें सामुदायिक लोक नाट्य जो है वो देखने को मिलता है, जिसमें लोगों की जो है वो रुचि और जो लोक संस्कृति जो है वो देखने को इसमें मिलती है। रम्मत की जो मूल ऊर्जा होती हैं वो टेरिये होते हैं, जो टेर लगाते हैं इस रम्मत के दौरान, उनके अंदर जो है वो मूल जो ऊर्जा जो आती है इसका मंचन करते हुए, रम्मत का मंचन करते हुए, तो उन टेरियों के कारण जो है वो आती हैं। और रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी, जहाँ पर बाजार का जो चौक होता है वहाँ पर बेसिकली खुले जगह पर जो है वो इसका मंचन किया जाता है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर जो है वो राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन जो है वो इसमें बनाया जाता है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता हो जाती है कि
जो है पहली चीज़ तो ये कि खुले जो है वो जगह पर इसका पंचन किया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े लकड़ी के जो पार्ट होते हैं उन पर राजा रानी के बैठने के लिए जो है वो छतरीनुमा सिंहासन बनाए जाते हैं, और मुख्य मंच जो होता है उसके चारों ओर दर्शक जो है वो बैठते हैं, और खुले मंच, ऊंचा जो मंच होता है उस पर वादक जो होते हैं वो नगाड़ा, तबला, झांझ और चिमटा, तंदूरा, ढोलक और हारमोनियम आदि लेकर बैठते हैं, एक कोने में बैठते हैं और जो इनका वादन करते हैं। और जो टेरिया होता है, टेरिये के बोल जो होते हैं उनके साथ पात्र जो है वो नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। सो बीकानेर की जो रम्मत की अगर बात करें तो बीकानेर रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत मानी जाती है वो काफ़ी फेमस मानी जाती हैं, बीकानेर की है। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बीकानेर की रम्मतों में कौन सी जो है वो रम्मत आती हैं। तो अमर सिंह राठौड़ की जो रम्मत है वो आचार्य का चौक बेसिकली बीकानेर में एक जगह पड़ती है जहाँ पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। देन बिस्सो की चौक की जो चौबेल नौटंकी की रम्मत मानी जाती है वो काफ़ी फेमस है, और किकाणी व्यासों के चौक की जो जमुना दास जी की रम्मत जो है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है। सो कौन से रम्मत जो है वो किस जगह से संबंधित और वहाँ की जो है वो विशेष जो है वो विशेषता लिए जो है स्थित है। तो आचार्य की चौक अमर सिंह राठौड़ से संबंधित है। बिस्सो की चौक की जो रम्मत है वो चौबेल नौटंकी की रम्मत है, और किकाणी व्यासों की चौक से संबंधित रम्मत है जमुना दास जी की रम्मत। और ये सब का संबंध कौन से शहर से है तो वो बीकानेर से हैं। देन बात करते हैं तमाशा लोकनाट्य की। तमाशा लोकनाट्य जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, और महाराजा प्रताप सिंह के काल में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। सो तमाशा की शुरुआत कब हुई थी? महाराजा प्रताप सिंह के काल से हुई थी, और जयपुर से संबंधित ये एक लोकनाट्य है। और भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी जो है वो तमाशा लोक मंचन जो है वो करता है। सो भट्ट जो परिवार है उससे संबंधित है ये, और फुलजी भट्ट, इसके अलावा गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं आज भी, और तो ये प्रमुख इनके कलाकार भी हैं। तमाशा लोकनाट्य के प्रमुख कलाकारों के रूप में भी इन्हें याद किया जा सकता है कि फुलजी भट्ट हैं और गोपी कृष्ण भट्ट हैं और वासुदेव भट्ट हैं, और गोपी चंद जी जो हैं और तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे माने जाते हैं। तो तमाशों की अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो कौन कौन से हैं, तो वो गोपीचंद और हीर रांझा जो है वो मुख्य तमाशे माने जाते हैं, और तमाशे का आयोजन जो है ये भी खुले मंच पर किया जाने वाला है। एक जो है वो लोकनाट्य है और जिसे अखाड़ा भी कहा जाता है। सो इसमें संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों के तमाशे में प्रधानता होती हैं। अब बात करते हैं स्वांग की। लोकनाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध जो चरित्र हैं या देवी देवताओं की जो तरह जो है वो इन्हें मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना जो है वो इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती हैं। और स्वांग जो है वो गाँवों में अधिक प्रचलित है, ठीक है। और इसका कलाकार जो होता है वो बहुरूपिया कहलाता है, और इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार अगर कोई हुआ है तो वो कलेवा का परशुराम जी जो है वो कलेवा के परशुराम जी हुए हैं, जो कि स्वांग जो लोकनाट्य हैं इनके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। और आज अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से लुप्त होती जा रही कला है स्वांग की। पहले तो देखने को मिल जाता था गाँवों में, कई बार जो है वो पुराने जो बच्चे हैं होंगे याद भी होगा कि बहुरूपीय के द्वारा जो है वो इसका मंचन किया जाता है। सो इसके प्रसिद्ध कलाकारों में की अगर और बात करें कि कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसमें जानकी लाल भांड जो है वो जो कि भिलवाड़ा से हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, और इस पर बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि स्वांग जो लोकनाट्य का संबंध कौन से विशिष्ट कलाकार से रहा है, या जानकी लाल भांड जो है इनका कौन से का संबंध कौन से लोकनाट्य से रहा है, इस तरीके से। सो इन्होंने जो है वो जानकी लाल भांड जी के द्वारा जो है वो भारत के उत्सवों में राजस्थान का जो है वो प्रतिनिधित्व किया गया है। तो इन्होंने नेशनल लेवल पर जो है वो रिप्रेजेंट किया है राजस्थान को। अब बात करते हैं
कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि दूल्हे की जो बारात निकलती है, तो दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती हैं तो पीछे से वर पक्ष की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो स्वांग किया जाता है उसे जो टूटकी या खोडिया निकालना कहा जाता है। तो ये इस स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। सो इसमें वर वधू की जो है वो नकल के रूप में जो वो स्वांग प्रदर्शित किया जाता है और इसी को जो है वो टूटिया टुटकी या खोडिया निकालना कहा जाता है। अब बात करते हैं लीला नाट्य की। लीला लोक नाट्य राजस्थानी लोक नाट्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी भी एक। और रामलीला रासलीला के अतिरिक्त जो लीलाएं होती हैं उन लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रामत और समया और गौरी और संकादिकों की लीलाएं और गरासियों की गौर लीलाएं और रामलीला और कृष्ण लीला जिसे हम सब जानते ही हैं। सो रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है और फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा ये आदि रास लीला की अनेक मंडलियाँ मानी जाती हैं। ठीक है। और रामलीला का मुख्य प्रयोजन अगर बात करें तो भगवान राम के जीवन प्रसंगों का इसमें जो है वो जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की अपनी अलग पहचान मानी जाती है। तो रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर, पाटुदा और बिसाऊ की। जबकि रासलीला जो है वो रासलीला की अगर बात करें जो कि श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण जिसमें किया जाता है, तो वो कहाँ की मंडलियाँ जो है वो प्रमुख है, तो उसमें फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना और गुंडा की। अब राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो समय होते हैं अर्थात समय जो था उनके जीवन का, तो उसी को जो है वो लीलाओं के रूप में समयों भी कहा जाता है। तो समयों को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है और नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों के प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। गौर का आयोजन जो है वो जो गौर की जो लीलाएं होती हैं तो इसका आयोजन गरासिया जनजाति के द्वारा जो है वो मुख्यतः किया जाता है और वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के रूप में बेसिकली इसका जो है वो देखने को मिलता है आयोजन। इसमें लकड़ी की जो गौर और हंसर जो होती हैं उसको गरासिया स्त्रियाँ अपने सिर पर रख कर जो है वो नृत्य करती हैं। इसके बीच में पुरुष जो है वो मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का जो है वो प्रदर्शन करता है। देन संकादिकों की जो लीलाएं हैं वो राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है और काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं संकादिकों की लीलाएं। और इन लीलाओं के प्रमुख जो अखाड़ों की अगर बात करें तो उसमें घोसुंडा और बस्सी अखाड़े जो है वो किस लीलाओं से संबंधित है, तो वो संकादिकों की लीलाओं से संबंधित हैं। घोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप और रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो घोसुंडा की जो लीलाएं हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप से संबंधित है और रास आदि की लीलाओं से आयोजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटों से जो है वो मुखौटे धारण किए हुए होते हैं और बस्सी में ब्रह्म, गणेश, कालिका और हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की जो झांकियाँ हैं वो प्रसिद्ध मानी जाती हैं। सो घोसुंडा में तो राधा कृष्ण की युगल स्वरूप की रास आदि लीलाओं का आयोजन होता है, जबकि बस्सी में जो है वो कौन सी लीलाएं आयोजित की जाती हैं, तो वहाँ पर प्रमुख जो आयोजन होता है मुख्य रूप से जो विषय होते हैं उनके वो ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार आदि की जो झांकियाँ होती हैं उस रूप में जो है वो लीला का आयोजन किया जाता है। देन नौटंकी की अगर बात करें तो नौटंकी कहाँ की प्रमुख जो है वो माने जाते हैं, तो धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर और भरतपुर और सवाई माधोपुर की नौटंकी का खेल जो है वो प्रचलित माना जाता है। नौटंकी के नाटकों में बात करें नाटकों की, इसके प्रसिद्ध नाटक तो बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र और राजा भरथरी जो है वो इसमें प्रमुख नाटक आते हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह और मेलों तथा लोक उत्सवों के मौक़ों पर इनका आयोजन किया जाता है। और चार बेत जो कि लास्ट है जो कि टोंक का जो है वो लोक नाट्य है, काफ़ी फेमस है चार बेत, टोंक से संबंधित है
और इस संगीत दंगल के रूप में भी जाना जाता है। तो संगीत दंगल के रूप में कौन सा लोक नाट्य खेला जाता है, तो वो है चार बेत। और इसका प्रारंभ जो है वो टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में किया गया था। और किसने किया था, तो वो करीम खां निहंग के द्वारा किया गया था। सो कौन सा शासक था जिनके शासनकाल में चार बेत की शुरुआत हुई थी, तो वो नवाब फैजुल्ला खां थे। और इनके जो है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो करीम खान निहंग को जाता है। करीम खान निहंग इसके जो है वो प्रमुख कलाकार हुए थे। तो करीम खान निहंग का संबंध जो है वो चार बेत नौटंकी लोक नाट्य से हैं, जो कि टोंक से संबंधित हैं। और इस लोक नाट्य का गायक जो है वो डफ बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़े होकर गाकर जो है वो अपनी बात कहता है। तो ये हो गए आज के लोक नाट्य और लोक नृत्य। ओके।